ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार 4 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं और नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों का आज रिजल्ट आना है। सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी को साफ बहुमत। त्रिपुरा में 60 में से 50 सीटों के रुझान, बीजेपी 40 सीटों पर आगे। नागालैंड में रुझानों में एनडीपीपी बीजेपी को रुझानों में बहुमत है, तो वहीं मेघालय के रुझानों में एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेघालय के रुझानों में एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी और पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में किस सीट पर किसको बहुमत मिल रहा है, क्या कुछ रुझान आ रहे हैं, वो तस्वीरें सुबह 8 बजे से हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार पल पल की अपडेट्स हमारे रिपोर्टर्स भी आपको दे रहे हैं और तमाम विश्लेषकों का पैनल भी हमारे साथ आज मौजूद है। पीयूष पंत जी, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि मेघालय के रुझानों में एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी, ये कहा जा रहा था कि ऐसा हो सकता है, वो ही रुझान भी आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए वो एक जो एग्जिट पोल भी अगर हम देखें तो उसमें यही दिखाई दे रहा था। हालांकि पिछले बार ये चुनाव से 2018 में उसमें एनपीपी सेकंड सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। पहले नंबर पे जो है कि वो कांग्रेस पार्टी थी 21 सीटों के साथ, 19 सीटें मिली थी एनपीपी को। लेकिन इस बार जो है कि कांग्रेस कहीं कहीं कमज़ोर हुई और कांग्रेस के बहुत से जो नेता हैं वो टीएमसी में चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए। तो इस तरह से जो है कि कांग्रेस कमज़ोर पड़ गई। मुझे लगता है कांग्रेस का भी जो 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 वोट है रहा है वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हुआ है और वो भी एनडीपीपी के पास गया है। दूसरी बात देखिए, टीएमसी ने भी काफ़ी एक जोरदार वहाँ पे जो है प्रचार किया, कैंपेनिंग किया है और मुझे लगता है उसमें भी अगर वोट का बंटवारा हुआ है तो उसका फ़ायदा भी जो है कि एनडीपीपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो एक लड़ाई चल रही है गारो हिल वर्सेस जो है कि दूसरी चल रही है उनकी खासी ट्राइबल्स की, तो वो उसको लेते हुए भी चूँकि उसके जो नेता हैं वो आपके जो है कि संगमा है, कॉनरेड संगमा है, तो वो मुझे लगता है उसको लेके भी कहीं ना कहीं जो है कि इसलिए प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन ये साफ अभी तक के रुझानों से दिख रहा है कि एनडीपीपी जो है वो एक बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं और बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं और वो क्या एक अलायंस बनाएंगे एनडीपीपी के साथ, क्योंकि चुनाव देखिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि चुनाव सबने अलग अलग लड़ा। ये जो अलायंस था यूडीपी, एनडीपीपी और बीजेपी का, वो अलायंस सत्ता में था लेकिन चुनाव सबने अलग अलग लड़ा। और सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग और बात यहाँ दिखाई दे रही है कि यूडीपी का अभी नाम नहीं आ रहा है, वो कितनी सीटों में आगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मुझे लगता है यूडीपी का भी वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो गया है एनडीपीपी के पास। तो ये आप देखिए अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई दिया बढ़त कोई मिल रही है यूडीपी को कि नहीं मिल रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से एनडीपीपी को एक स्पष्ट बहुमत मिल सकता है अपने आधार पर। बिल्कुल, जिस तरह से अभी पीयूष जी ने यहाँ पर बताया, यूडीपी को लेकर बात की, तो सर्वेश जी, मेघालय में लंबे समय से किंग मेकर रही यूडीपी खासी समुदाय के मुख्यमंत्री की मांग कर रही है। बहुत संभव है कि बीजेपी की सरकार बनी तो वो नए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हाँ, यूडीपी जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, अगर आप 2018 में उसका परफॉर्मेंस देख ले तो उन्हें 6 सीटें मिली थी और वोटिंग परसेंटेज जो थे उनके 11.61% वोट मिला था। वही 2013 में 8 सीटें निकाले थे, वोटिंग 17% थी और 2008 में देखें तो 11 सीट। तो इनका एक वर्चस्व रहा है। लेकिन अभी जैसा कि दिखाया जा रहा है और अभी जो शुरुआती रुझान कह सकते हैं, 2 घंटे के बाद ही हम एक अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ, जो रुझान है वही सीट में तब्दील होंगे। तो इनका एक अगर अभी कमी हो रही है और दिख नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं ये फायदा जो है एनपीपी को या बीजेपी को पहुंचता हुआ दिख रहा है। और हमारे साथ लगातार तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मन्ना संगमा भी जुड़े हुए हैं। मन्ना संगमा जी, असम के साथ सीमा विवाद का मामला एनपीपी की राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर सकता है?
चलिए मन्ना संगमा से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे बाद में, लेकिन जिस तरीके से बढ़त मिल रही है, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही बीजेपी को बढ़त मिल रही है? निश्चित तौर पे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार से जहाँ पे हमारी जो है कार्य जनता उन कार्यों देख करके ही दे रही है। और अगर आप देखेंगे तो नस्बत जो है देश के अन्य भाग में, पूर्वोत्तर में आप देखेंगे तो जो जनसंख्या है उसके जो साक्षरता का प्रतिशत है वो कंपैरेटिवली ज्यादा आता है। तो जो जनता है वहाँ पे भले संख्या कम है, लेकिन वो अपना क्लियर विचार रख के, कोई फ्लिप फ्लॉप वाली स्थिति नहीं रहती है कि कुछ लोग जो है पक्षन में है। वहाँ पे इधर जैसे बाइनरी सिस्टम होता है, तो या तो 1, बीच में कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह का है वहाँ पे, क्लियर है। देखिए राज्यों के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती रहती है। अगर आप देखें त्रिपुरा और नागालैंड, तो बड़ा क्लियर कट है वहाँ पे, जहाँ जिस प्रकार से रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जनता ने समर्थन दिया है मोदी जी के नेतृत्व को और मोदी जी के विकास को। हमारे साथ फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष असम से जाकिर हुसैन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जाकिर हुसैन जी आपका। जाकिर हुसैन जी, 3 राज्यों के नतीजों का रुझान आना शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी कांग्रेस से, शुरुआती रुझानों में वैसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। क्या कारण आप मानते हैं, कहाँ कमी रह गई? आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दौरान अगर हम यहाँ पर बात करें, पीयूष पंत जी, जैसे कि मैं अभी सवाल कर भी रही थी कि असम के साथ सीमा विवाद का जो मामला है वो एनपीपी की राजनीति को क्या आपको लगता है कि प्रभावित कर सकता है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि देखिए इसीलिए जो है कि जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उनको भाजपा ने जो है कि मेघालय में भेजा था इंचार्ज के रूप में, और वो लगातार वो वहाँ पे जो है इस तरह की जो भी एक असम के खिलाफ जो आपने देखा था किस तरह से फायरिंग हुई थी, वो उस दोनों तरफ से हुई थी, उसमें फायरिंग हुई थी। तो वो काफ़ी उसके लेके एक तनातनी हो गई थी, एक वहाँ पे जो है एक असंतोष पैदा हुआ था और एक मुद्दा बन रहा था। लेकिन उसको जो है चूँकि संगमा और उनसे मिले और जो विश्व शर्मा जो है वो गए और उनको इंचार्ज बनाया था, ताकि वो ये जो भावनाएं हैं वो जो भाजपा के खिलाफ जो है उसको कम किया जा सके। और निश्चित रूप से एनडीपीपी मुझे लगता है कि ये जो स्टैंड लिया था उस समय में, जिस समय ये आपको देखिए जिस तरह से ये घटना हुई थी, तो उसका मुझे लगता है फ़ायदा एनडीपीपी को निश्चित रूप से, अगर जो बढ़त दिख रही है वो तो वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें जो उसको लेके जिस तरह से स्टैंड लिया था संगमा ने, कोनर संगमा ने, तो वो लगता है मुझे कि कहीं न कहीं जो है उसका फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एक बढ़त जो दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार जो है देखिए सिर्फ 19 सीटें थी एनपीपी के पास जो है, तो अगर इसमें इजाफा हो रहा है इस बार, तो निश्चित रूप से ये 2-3 ये मुद्दे हैं तो उसमें खासकर जो है बॉर्डर इश्यूज को लेके है वो है काफ़ी सेंसिटिव हो गया। हालांकि बीजेपी ने इसको थोड़ा सा जो है कि कोशिश करी कि इसको एक इस तरह से हैंडल किया जाए ताकि जो है कि बहुत ज़्यादा इसका नुकसान बीजेपी को न सहना पड़े। बीजेपी अपने दम पे जो है वहाँ पे जो है मेघालय में सत्ता में उभरने की कोशिश कर रही है लगातार। इस बार भी आप देखिए, अगर हम अभी के आंकड़े देखें तो बीजेपी को निश्चित रूप से जहाँ 2 सीटें थी पिछली बार, इस बार अभी 12 में जो है आपके स्क्रीन में जो है वो बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से बीजेपी लगातार नीचे स्तर में काम कर रही थी, बिल्कुल गांव-गांव में काम कर रही थी, और वहाँ पे लोगों को जो है कि स्कूल के माध्यम से जो है कि दूसरे माध्यमों से वहाँ पे जो है शाखा लगा के लोगों को जो है कि वो अपने प्रति आकर्षित कर रही थी, और वो उन्होंने वहाँ पे काम किया है। और तो लगातार बीजेपी ने ये जो असम के साथ विवाद है उसको भी जो है कि दुरुस्त करने की काफ़ी कोशिश करी, और इसीलिए उन्होंने असम के चीफ मिनिस्टर को वहाँ का इंचार्ज बनाया। राकेश सिन्हा जो है वो दिल्ली से वो गए थे वहाँ पे संघ के जो है वो है, तो वो इन लोगों ने काफ़ी गाँव में खासकर जो है वहाँ पे, क्योंकि देखिए शहर में तो थोड़ा सा इतना प्रभाव नहीं है बीजेपी का, लेकिन गांव में जो है वहाँ पे जो है कि वो काफ़ी जो है उनको प्रभावित करने की कोशिश करी। और गांव का आदमी थोड़ा सा भोला भाला होता है, वो उतना जागरूक भी नहीं होता है, समझता नहीं है, तो वो उनको अगर आप समझाइए तो उसके बाद समझ आती है, तो फिर वो आपके साथ होके चलता है।
और यही अगर आप शिक्षा के लेवल पे उनको आप दीजिए, देखिए कन्वर्जन भी जो हुआ, पहले भी जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन हुआ तो जो 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 नीचे के तबके के लोग थे, जो गांव के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको जो सुविधाएं नहीं मिलती थी, पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती थी, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलते थे, वो जो अशिक्षित रह जाते थे, उनको कमाने का जरिया उनके पास नहीं होता था। तो ये सब का ध्यान देके ईसाई मिशनरियों ने उनको लुक आफ्टर किया और फिर उनका कन्वर्जन कराया। बिल्कुल तो सही आपने इसको कहा। संघ बहुत अच्छी तरह समझती है। जी। संघ भी जो है अपने वहाँ पे कल्याण आदिवासी इलाके में कल्याणकारी जो उनके एक संगठन है वो जाके वहाँ काम करती है, और जो गांव में जो स्कूल खोल के जो है कि वो वहाँ पे काम करती है। तो इस तरह से वो लोगों को के विचारधारा के स्तर पे प्रभावित करके अपने पास लाती है और इसके लिए काम किया है। और मेघालय में उसका परिणाम शायद मिलता हुआ कुछ दिख रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से वहाँ पे सफलता मिलेगी बीजेपी को अपने बूते पे, क्योंकि अब उसमें टाइम लगेगा। वहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं उनको इतनी जल्दी वहाँ से अब जो है कि अबदस्त नहीं किया जा सकता। उसके साथ ही एक अलायंस बने, लेकिन अगर बीजेपी 10-12 सीट लाती है तो मुझे लगता है कि ड्राइवर सीट पे होगी और फिर जो है कि वो बिल्कुल काम किया है और NDP काम के साथ बोलता है, आएगी लेकिन तो- इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मेघालय में पहली बार टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन। बंगाल के बाहर पहली बार टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन किया है। बंगाल के बाहर पहली बार टीएमसी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ मेघालय में ममता अभिषेक के ये प्रचार का कमाल बताया जा रहा है। जिस हिसाब से मेघालय में टीएमसी ने रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीएमसी, ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने मेघालय में जमकर अच्छे से प्रदर्शन किया, चुनाव प्रचार किया। ऐसे में बंगाल में बाहर पहली बार टीएमसी अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई है। सर्वेश जी, इसी को लेकर आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि मुद्दों को लेकर ज्यादातर पार्टियां मैदान में उतरी हैं, चाहे वो त्रिपुरा में हो, मेघालय में हो, नागालैंड में हो। हर किसी ने अपने चुनावी मुद्दों को आगे रखकर बढ़त बनाने की कोशिश की है। ऐसे में अगर नागालैंड में 2021 में जो सुरक्षा बलों पर फायरिंग को लेकर जो मुद्दा उठाया गया था, उसमें 21 आदिवासी मारे गए थे। ऐसे में ये मुद्दा कितना बड़ा पेच फंस सकता है बाकी की पार्टीज के लिए भी? देखिए, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, और ये यहाँ पे जो खास के नागालैंड में ये बहुत देखने के, नागा विद्रोह और ये सब हमें देखने को मिला। लेकिन बीजेपी जब से आई है तो वहाँ पे बातचीत का समाधान निकाल के, बातचीत हल करके अब बहुत हद तक वो जो पहले ऐसे आप घटनाएं, आम घटनाएं देखने को मिलती थी, साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती थी, उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगा है। और ये देखिए, वो भी हमारे देश के ही लोग हैं। अगर उनके साथ कुछ समस्या है तो उसको एक टेबल पे बैठ के सुलझाना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट, इससे पहले कांग्रेस रही, लेकिन ये विद्रोह चलता ही रहा। वहां पे जो आर्म फोर्सेस का स्पेशल पावर एक्ट है वो भी था, उसमें थोड़ी तब्दीली की गई या जो भी हो। तो ये एक संकेत देता है कि जो केंद्र सरकार है वहां की समस्याओं को लेके जागृत है और वो किसी भी तरीके से उस चीज को, उनकी बातों को सुनना चाहती है और उसका एक समाधान, हल निकाला जा सकता है। और उसी का परिणाम अगर बीजेपी वहां पे अच्छा कर रही है तो उसका ये जो सारे जो पहलू हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स उनको हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, जैसे अभी सर ने बोला था कि जैसे आरएसएस या जो बीजेपी के एमपी हैं, सॉरी, राकेश सिन्हा जी, उन्होंने मेघालय में जो काम किया, देखिए उन्होंने कोंगथोंग करके एक विलेज है, जो प्रधानमंत्री का एक बार चला था कि हर एक सांसद जो है एक विलेज को अडॉप्ट करे, और उन्होंने कोंगथोंग करके विलेज जो मेघालय में है उसको अडॉप्ट किया था। और उनका प्लान है कि ऐसे 3-4 और गांवों को अडॉप्ट किया जाए। और वो आए दिन वहां पे जाते रहते हैं, ये नहीं कि ले लिया और फिर थोड़ा बहुत काम करके छोड़ दिया। अगर आप उनके सोशल मीडिया पेज को देखेंगे राकेश सिन्हा जी को, तो हर समय, हर महीने या 2 महीने पे कुछ ना कुछ अपडेट्स होता है। वो वहां जाते हैं विलेज में, वहां पे उन्होंने स्कूल बनाया है, लाइब्रेरी, और जो भी मतलब जो एक मूलभूत सुविधाएं वहां के लोगों को चाहिए वो चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये बेसिकली होना भी चाहिए। जो ये एक था कि एक विलेज को आप अडॉप्ट करो, तो ये कहीं ना कहीं जो ये सब जो चीजें ग्राउंड लेवल पे जो बात चल रही थी कि आरएसएस वहां पे बहुत पहले से लगी पड़ी है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आरएसएस का एक जो प्रकल्प है बनवासी कल्याण आश्रम, बनवासी कल्याण आश्रम मतलब वो आदिवासियों के बीच में जाके काम करते। तो वहां पे क्या है, वहां पे गरीबी है,
वहाँ पे अशिक्षा है, जिसके कारण ही क्रिश्चियन मतलब जो मिशनरी है वहाँ पे कन्वर्जन करवाते हैं। तो उस कोर चीजों पे, जैसे महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनके रोजगार के लिए, जिससे कि वो अपना परिवार चला सके। दूसरी बात, उनके बच्चे के लिए स्कूल खोल के और उनमें एक देशभक्ति का भाव जगाना, या फिर स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। फिर और तीसरी चीज जो होती है स्वास्थ्य की, तो इस पे वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर विकास की बात आप कर रहे हैं कि विकास किस हिसाब से हुआ है। लेकिन अपेक्षित विकास की अगर बात की जाए पीयूष जी, तो ये देखा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जितना अपेक्षित विकास की आशा की गई थी, एक्सपेक्टेड विकास होना चाहिए था रोजगार को लेकर या बाकी की चीजों को लेकर, वो उतना नहीं हो पाया जितना लोगों को चाहिए था। इसके लिए कौन जिम्मेदार आप ठहराते हैं, केंद्र सरकार या क्षेत्रीय पार्टियां या जिनका वर्चस्व वहां उस राज्य में बना हुआ है? किसको आप रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? नहीं, देखिए, प्रदीप जी आएंगे आपके पास। जिम्मेदारी तो देखिए राज्य सरकार की ही होती है, क्योंकि राज्य सरकार का अपना बजट होता है। वो हिसाब से वो अपने एलोकेट करती है कि उनको किन क्षेत्रों में विकास करना है, तो उस हिसाब से ही एलोकेशन होता है बजट में। लेकिन केंद्र सरकार की नीतियां भी, अब जैसे प्रधानमंत्री कई योजनाएं हैं जो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने ये कोशिश भी करी, क्योंकि उनके दिमाग में था कि हमें उत्तर पूर्व में जो है कि हमें बीजेपी को बढ़ाना है आगे। तो जब मोदी जी आए प्रधानमंत्री बनके, तो ये बीजेपी सरकार ने कोशिश करी कि वहां पे जो है केंद्रीय बजट से जो एलोकेशन है उस स्टेट को जो है, और वहां पे जो है स्टेट को मदद भी जो दी जाए, तो काफी पैसा दिया गया। वहां पे रोड डेवलपमेंट का काम किया गया। हालांकि मेघालय में एक सरकार बीजेपी की रही है वहां पे, साथ में जो है एनपीपी के साथ, लेकिन वहां पे अभी भी स्थिति है रोड की जो है बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप कोहिमा को, वहां की राजधानी को छोड़ दीजिए, या आप जो है दीमापुर को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद अगर आप जाइए तो अभी पीयूष जी, इसका जवाब प्रदीप जी से ले लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रदीप जी, अपेक्षित विकास कैसे नहीं हुआ, बताइए सर। बड़ी समस्या वाली बात है, कैसे अपेक्षित विकास लोग उसकी बात कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि जितना विकास वो चाहते हैं उतना हो, क्यों नहीं हो पा रहा है? रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, किसकी जिम्मेदारी तय की जाए इसके लिए? संदेश है तो हम बहुत ज्यादा इसमें आज के दिन को हम इस प्रकार की राजनीति आरोप लगाने वाले नहीं करेंगे। लेकिन आप कंपैरेटिवली अगर देखेंगी तो आप पाएंगे कि हमारी नजरें नॉर्थ ईस्ट पर हैं, और क्योंकि आज रिजल्ट आना है तो पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। रिजल्ट तो आना है, लेकिन इससे पहले कहां पर किसकी सरकार थी, कौन किसके साथ गठबंधन में था, ये भी हम आपको एक बार बता देते हैं। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार, इसके साथ ही मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी की सरकार है। इसके साथ ही नागालैंड और मेघालय दोनों में बीजेपी सरकार में साझेदार थी, यानी कि गठबंधन में थी। और नागालैंड में सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। 60 सीटों में से 40 पर एनडीपीपी और 20 पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो आज रिजल्ट आना है और सुबह से ही पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी इस दौरान आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कहां पर किसको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रेशु, जिस हिसाब से लगातार नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि लगातार पक्ष भी विपक्ष पर भारी पड़ रहा है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वोट काटने का काम कर रहा है, ऐसे में पार्टियां एक दूसरे में कहीं उलझती हुई नजर आ रही हैं। इसी पर अगर मैं बात करूं पीयूष जी, तो त्रिपुरा में टिपरा मोथा के जो प्रबुद्ध देव वर्मा हैं, उन्होंने एक टिपरा लैंड की मांग की थी कि टिपरा लैंड उनको चाहिए। इसीलिए कुछ सीटों को लेकर बीजेपी के लिए मुसीबत शायद बढ़ सकती है। लेकिन अगर टीएमसी की यहाँ पे बात की जाए तो टीएमसी ने भी वही सिक्का फेंका जो प्रबुद्ध देव वर्मा करने की बात कर रहे थे, टिपरा लैंड की। ऐसे में टीएमसी ने प्रबुद्ध देव वर्मा का कहीं ना कहीं जो पकड़ थी उसे कमजोर करने की कोशिश की है, और इसका फायदा बीजेपी को मिला। निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल यही हम जो जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, वो दिखता है कि जो है चूंकि वोट बैंक जो कट रहा है, जो कॉमन वोट बैंक है, जैसे ट्राइबल जो है कि वो कम से कम 20 सीटें हैं जिस त्रिपुरा में, जिसपे ट्राइबल्स का जो आदिवासियों का जो है एक प्रभुत्व है, या कह सकते हैं आपके प्रभाव है, और वो
वो उनके पक्ष में वो जिसके पक्ष में जाते हैं वो जीतता है वो वहाँ। जी। तो पिछली बार जो देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ था जो फ्रंट था, आपका क्या नाम की इंडिजिनस जो पीपल्स फ्रंट जो था वो मिल के लड़ा था और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था और उनको काफी सीटें जो मिली थी ये ट्राइबल एरिया से 20 में से काफी मेरे ख्याल से उनको 15-16 सीटें कितनी मिली थी उनको। लेकिन ये फ्रंट को जो है कि 9 सीटें मिली थी उस टाइम में और बाद में जो क्या हुआ कि ये एक मांग उस समय जो है कि भाजपा ने जो है ये कहा था कि हाँ हम जो है कि ये वादा किया था कि नहीं ठीक है कि एक जो है अलग जो त्रिपुरा राज्य है उसकी मांग जो हो रही थी ट्राइबल्स के द्वारा की त्रिपुरा मतलब जो ट्राइबल्स का जो एक अलग उनको लैंड दी जाए, एक अलग जमीन दी जाए जहाँ उनका अपनी सरकार हो, अपने लोग हों, अपना अधिकार हो उस तरह से। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है बीजेपी मैदान में उतरी थी चुनाव में, उसका फायदा भी मिला था। लेकिन बाद में क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है हर पार्टी के लिए, देखिए पार्टियां वादा तो कर देती हैं, अभी टीएमसी आपने कहा बिल्कुल निश्चित रूप से, और टीएमसी का को फायदा उसका होता हुआ दिखाई दे रहा है जो अभी रुझान दिख रहे हैं उसमें। तो टीएमसी ने वोट काटा भी है क्योंकि ये एक ऐसी मांग है जिसको कोई नहीं मान रहा है, इसीलिए प्रद्युत जो है इस मुद्दे को लेके उन्होंने बातचीत करी, बीजेपी ने भी उनसे बात करने की कोशिश करी, उन्होंने बात नहीं, उन्होंने अमित शाह से मिले थे, उन्होंने अमित शाह जी से कहा था कि आप उनको लिखित दीजिए कि आप जो है कि एक अलग जो राज्य बनाएंगे ये आदिवासियों का त्रिपुरा में उठा करके जो त्रिपुरा का जो है वो वृहद त्रिपुरा जो है वो एक बनाएंगे। त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच त्रिपुरा से बड़ी खबर एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी पीयूष बंद जी, क्योंकि पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। त्रिपुरा रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, बीजेपी 35 सीटों पर आगे, त्रिपुरा में 5 सीट पर टीएमपी आगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया डूबती नाव, तो प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रतिक्रिया जरूर आएंगी और ये तो अभी रुझान है, लेकिन इस दौरान प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई हैं। त्रिपुरा में बीजेपी ने जीत का दावा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, 60 में से आधी से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नहीं देखिए इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज है जी कि बीजेपी को पिछली बार जो है 34 सीटें थी शायद बीजेपी के पास पिछली बार, तो बीजेपी उसी के आसपास दिखाई दे रही। तो बीजेपी दावा कर रही थी कि हम जो है कि 60 की 60 सीटें जीतेंगे, ये वो कह रही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के आसपास ही, पिछले बार के आसपास ही वो सीटें दिख रही हैं, उससे भी घट सकती हैं, हो सकता है, क्योंकि हम पहले बढ़त आप दिखा रहे थे कि 34 या 35 37 तक थी, अभी 31 पे है। लेकिन अभी ये तो अभी एक ट्रेंड चल रहा है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन अगर होता है तो 30, 31, 32 भी मिलती हैं, वो बहुमत का आंकड़ा तो छू लेगा। लेकिन वो कहीं से जो उन्होंने दावे किए थे और जिस तरह से वहां पे जो है मोदी जी भी गए थे, अमित शाह भी गए थे, जो तमाम लोग नेता गए थे वहां पे, मंत्री गए थे वहां पे, और ये वो दावा भी कर रहे थे कि हम तो इतनी सीटें जीत लेंगे पूरी की पूरी, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी, इस पे भी हमें ध्यान देना होगा कि इसका और फायदा जो मिल रहा है निश्चित रूप से, अगर सरकार बनाती है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, तो वही जो आपने जो कहा कि टीएमसी ने भी जिस तरह से ग्रेटर त्रिपुरा जो वाले जो है मांग का समर्थन किया है, तो वो और जो वोट कट रहे हैं, जो प्रद्युत ने अपनी अलग पार्टी बनाई है त्रिपुरा मोथा, वो काफी आदिवासी वोटों को अपनी तरफ खींच रही है। तो उसकी वजह से इसका फायदा की प्रतिक्रिया तो बनती है। भारतीय जनता पार्टी का जो है नॉन ट्राइबल जो वोटर्स है उसका जो फायदा इनको भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ। प्रदीप जी बढ़त बना रहे हैं त्रिपुरा में भी, आप खुश तो बहुत होंगे आज। निश्चित तौर पर आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। क्या पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खुश होगा जो ग्राउंड पे जाकर जिन्होंने मेहनत की है, और उससे ज्यादा सरकार की जो नीतियां रही हैं। हमारा हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोग विरोध कर सकते हैं, स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए, और इसका सम्मान पूर्णतया सम्मान है। लेकिन देश की त्रिपुरा की जनता ने अपना विश्वास 12 हम दिखाया है, हमारी पार्टी के नेतृत्व पे दिखाया है, इसका सब दूरगामी परिणाम होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एक जो स्थायित्व मिलेगा, वो कंटिन्यू बनी रहे। जो विकास कार्य वहाँ पे हो रहे हैं, कोई भी विकास कार्य ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। त्रिपुरा की जनता के लिए, पूर्वोत्तर की जनता के लिए एक शुभ संकेत। ठीक है, कोई भी विकास कार्य ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें मेघालय को लेकर, तो यहाँ से संकेत आ रहे हैं कि एक बार फिर आपको एनपीपी के साथ जाना पड़ सकता है, जबकि चुनाव से पहले आपने उनकी काफी आलोचना भी की थी।
निश्चित तौर पे अगर विकास को सर्वोपरि रखना है और विकास को जारी रखना है तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे जो चलते रहते हैं उसको अवॉइड करके विकास सर्वोपरि होना चाहिए, उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देश के विकास सर्वोपरि रखती है। पार्टी सेकंड, नेशन फर्स्ट हमारी बहुत पुरानी पॉलिसी। सर्वेश पाठक जी, जैसा कि अभी मैंने प्रदीप जी से भी बात की, क्योंकि मेघालय से जो संकेत आ रहे हैं उसमें एक बार फिर एनपीपी के साथ जाना पड़ सकता है बीजेपी को। देखिए, ये आप देख लीजिए तो जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बोल दिया था कि जैसे वो एग्जिट पोल का रिजल्ट देख के कि हम पोस्ट पोल अलायंस में भी कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जाएगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो अभी किसी भी पार्टी को मिलती हुई दिख नहीं रही है। तो बीजेपी का जो अलायंस था वापस वो अलायंस वापस वहां आ जाएगा और दोनों पार्टी मिलके वहां पे गवर्नमेंट बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात वही हुई कि फिर अगर यही स्थिति हुई तो फिर अलग अलग फाइट करने की जरूरत क्या थी। तो ये कहीं ना कहीं पे विरोधाभास हो जाता है। लेकिन जनता जनार्दन है, वो जिसको चुन के भेजती है रिजल्ट के रूप में वही आता है, वही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जो कोर इश्यूज थे, अगर ये दोनों पार्टी अलग होकर वहां पे चुनाव लड़ी है तो फिर उन कोर इश्यूज पे इन दोनों पार्टी को सरकार बनाने के बाद ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो भविष्य में फिर इसका 2024 में, खैर सीटें तो 2 ही हैं लेकिन फिर भी उसका असर तो देखने को मिल सकता है। तो इसमें देखिए, आप जो बात कर रहे हैं विरोधाभास की, तो मुझे लगता है विरोधाभास जो है एक अभिन्न अंग है जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी का जो है वो कभी चीज पे वो कुछ भी जो कहते हैं उसको उलट कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ खासकर मेघालय में क्यों गए वो अलग, देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत तगड़ा था। वो हालांकि 2 विधायक थे और उनका बहुत बड़ी से नहीं थी मेघालय में सरकार में, लेकिन वो अलायंस के पार्टनर थे, सरकार उनकी थी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी खासकर कोल घोटाला जिस तरह से हुआ वहाँ पे सड़कें उतनी। जी, रोकना चाहेंगे आपको। इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है नागालैंड से। इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, बीजेपी भी गठबंधन में शामिल है। नागालैंड से इस वक्त की बड़ी खबर, 34 से ज्यादा सीटों पर एनडीपीपी गठबंधन चल रहा है और बीजेपी भी गठबंधन में शामिल है। तो मैं आपको एक बात जरा पूरी कर दूं, गठबंधन वाली नेफ्यू रियो की पार्टी की 1 सीट पर जीत। तो ये बड़ी खबर है, 1 सीट पर जीत। 34 से ज्यादा सीटों पर एनडीपीपी गठबंधन चला रहा आगे। तो कुल मिलाकर नागालैंड में भी गठबंधन में नजर आ रही है बीजेपी, जहां ये कहा जा रहा था कि नागालैंड में ऐसी कोई पार्टी मतलब गठबंधन की नजर नहीं आती थी, सब मिलजुल कर अपनी सरकार बना लिया करते थे। ऐसे में अब 34 से ज्यादा सीटों पर एनडीपीपी गठबंधन चल रहा है आगे। और पीयूष जी, एक चीज और देखने वाली यहाँ पर अगर कांग्रेस को लेकर हम बात करें तो त्रिपुरा में कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदी के साथ गई, लेकिन शुरुआत के जो रुझान है वो इस फॉर्मूले को बेअसर बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो 2018 में ही जो है खत्म हो गई थी वहां पे। कांग्रेस जो 2013 में कांग्रेस का जो लगभग 34% जो वोट मिला था उन्हें, वो 2018 में जो है पूरा का पूरा उनका वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो गया था बीजेपी में। उनको 2% से भी कम वोट बैंक मिला था। इस बार इसीलिए जो है कांग्रेस ने कोशिश करी और लेफ्ट के साथ देश के कोने कोने का जिस तरह से विकास करी है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी लगातार यात्राएं कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का, हर जन का, हर व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहाँ सूर्योदय होता था वहाँ विकास का उदय कभी हुआ नहीं। जिस तरह से विकास का कमल खिल सूर्योदय हो रहा है, जिस तरह से उसमें कमल का खिलना लाजिम है। ये तय है कि कमल खिलेगा, सूर्योदय, विकास का सूर्योदय जिस तरह से मोदी जी ने पूर्वोत्तर में किया है, उसमें पूरब की जनता, पूरा पश्चिम देश का जिस तरह से कण कण अनुप्राणित हुआ है, जिस तरह से हम हर एक व्यक्ति की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं, हर व्यक्ति को पहचानते हैं, उसके मर्म को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसके संताप को समझते हैं। उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जन जन की पीड़ा को आत्मसात किया है और पूर्वोत्तर का जिस तरह से विकास किया है, हम इस बारे में आश्वस्त हैं, मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं कि जनता हमारा साथ देगी। और दोनों राज्यों की आप बात कर रहे हैं, हम तो चुनाव से पहले एक सीट जीत गए, तो आज तो युद्ध के पहले जीत जाना इस बात का संकेत करता है कि जनता हमारे साथ किस तरह से जुड़ी हुई है। और जिस राज्य में हम
पहले भी वहाँ सरकारें अलायंस से थी, अभी भी अलायंस से सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ पर सब पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। अब देखिए विपक्षी एकता की बात करते हैं, वहाँ जाके तृणमूल कांग्रेस ने कहा कांग्रेस मीन्स करप्शन, कांग्रेस इज द नेक्स्ट नेम ऑफ करप्शन, और वहीं पर जाकर के कांग्रेस ने कहा कि तृणमूल जो है वो वोट कटवा पार्टी है। तो आज के डेट में पूरे भारत की राजनीति को आप उठा करके देखेंगे तो होड़ क्या मची हुई है, विपक्ष के नेता बनने की होड़ मची हुई है। राष्ट्र का नेता तो एक ही है, एक राष्ट्र के नेता का और राष्ट्र के नेतृत्व को दिशा और व्यक्ति मिल चुका है, भारत को उसका नायक मोदी के रूप में भारत को प्राप्त हो चुका है। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जो विजय भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के सहयोग से कर रही है, और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि हमारी सीटें बढ़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, जनता हमें आशीर्वाद और प्रेम देगी, क्योंकि अंतिम निर्णय तो जनता को करना है। मेघालय का किस प्रकार से देखते हैं जहाँ सरकार बनी? चलिए, तो तमाम जो प्रतिक्रिया हैं वो भी इस दौरान आनी शुरू हो गई हैं और पल पल की अपडेट हमारे रिपोर्टर्स भी इस दौरान वक्ता हमें दे रहे हैं। इस वक्त अकीजा लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अकीजा, अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बीजेपी शोइंग दैट बीजेपी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन नॉर्थ ईस्ट, व्हाट डू यू से? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है अतीजा के पास। अतीजा से हम यहां पर संपर्क करेंगे और नॉर्थ ईस्ट से पल पल की अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी तक कहां किस राज्य में कितनी बढ़त कौन सी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले पीयूष जी, कांग्रेस को लेकर हम बात कर रहे थे। जी, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए त्रिपुरा में कांग्रेस की स्थिति पिछले बार ही चुनाव में काफ़ी खराब हो गई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 34% जो वोट उसको 2013 में मिला था, 2018 में 2% से भी कम हो गया। पूरा का पूरा वोट जो है उसका वो शिफ्ट हो गया। जैसे हमने देखा था दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ था कांग्रेस का वोट, वैसे ही त्रिपुरा में जो है भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो गया था। उसका परिणाम ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो सत्ता में आ गई, और हालांकि सीपीएम जो थी, लेफ्ट फ्रंट जो था, वो उसका वोट प्रतिशत और बीजेपी का वोट प्रतिशत में 1% से भी कम का अंतर था। लगभग दोनों को ही 43% के आसपास जो है वोट मिले थे उसमें। लेकिन सीटों में जो है कि वो हुआ कि जो लेफ्ट फ्रंट है उसको कम सीटें मिली, लगभग 16 सीटें मिली। हाँ। तो वो उसकी वजह से ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे बनी। और कांग्रेस की स्थिति, इसीलिए कांग्रेस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने पाए, इसके लिए हालांकि धुर विरोधी रहे हैं कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट जो है। और हमने देखा था बंगाल में भी इन्होंने हाथ मिलाया, और अब यहाँ पे भी जो है त्रिपुरा में भी इन्होंने हाथ मिलाया। लेकिन पीयूष जी, अगर बात कांग्रेस की इसमें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि जिस हिसाब से जितनी मेहनत के साथ कांग्रेस को मैदान में उतरना चाहिए था उस हिसाब से कहीं पर भी नजर नहीं आई है? क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ मेघालय में एक रैली को संबोधित किया, उन्होंने त्रिपुरा नागालैंड जाना जरूरी भी नहीं समझा, और साथ ही साथ अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो कहीं पहुंचे ही नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि मेहनत पूरी उस हिसाब से उन्होंने की ही नहीं, इसीलिए उन्हें वामपंथियों के साथ हाथ मिलाना पड़ गया कि जीत हासिल करनी है तो किसी न किसी दल की तो सहायता चाहिए। नहीं, देखिए ये तो अंडरस्टैंडिंग तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। हाँ। तो बाद में तो चुनाव प्रचार के दौरान ये हुआ कि बहुत बार नहीं गए राहुल गांधी या बड़े नेता नहीं गए, लेकिन उनके और दूसरे नेता गए थे। और वहाँ पे कांग्रेस ने जो पहले की परंपरा रही है कि जो स्थानीय नेता हैं और जो राज्य के नेता हैं उनको ज्यादा महत्व दिया। देखिए वही जो बात चल रही थी मोदी जी के चेहरे वाली बात, वो यही है कि अगर एक बड़ा नेता हावी हो जाता है और तो स्थानीय जो नेता हैं उनको ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो संपर्क में ग्रासरूट में जो राज्य के नेता हैं वही रहते हैं लोगों के साथ। तो उनका भी कैंपेन पहले यही थी हमारी राजनीति में, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, सब में ये थी। अभी जो ये बात सही है कि आज जो वर्तमान में टेंडेंसी यही है, हर पार्टी में जो है एक चेहरा होता है, सबसे बड़ा चेहरा होता है, उसी की मांग होती है, उसी के इर्द गिर्द उस पार्टी की राजनीति चलती है। तो लेकिन तो कांग्रेस ने अभी भी देखिए गुजरात में भी कांग्रेस ने वहां के जो स्थानीय नेतृत्व था उसको महत्व देके जो है कि ये कोशिश करी कि वहां के लोगों से संपर्क करे। तो ये लेकिन ये अलायंस जो लेफ्ट के साथ ये बहुत पहले हो गया था, क्योंकि दोनों के लिए ये था कि जरूरी बीजेपी को हटाया जाए। लेफ्ट का वहां पे चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है तो अपना आधार है, करीब लगभग 42-43% उनका आधार है वहां पे। कांग्रेस ने इसीलिए 12 सीटों पे 13 सीटों पे उनको जो है चुनाव लड़ा, क्योंकि जहां पे उनका अच्छा प्रभाव है कांग्रेस का रहा है। तो वो इस तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चुनाव पे उतरे। लेकिन मुझे लगता है मतदाता को ये बात पची नहीं कि जो मतदाता जो है बीजेपी में के पाले में चला गया था 2018 में कांग्रेस को छोड़ के लेफ्ट के खिलाफ, क्योंकि वो लेफ्ट उसको पसंद नहीं था, लेफ्ट
लेफ्ट का जो शासन पसंद नहीं था, उसके साथ अगर आप हाथ मिलाते हैं तो वो मतदाता आप कैसे उम्मीद करते हैं कि लौट के आपके पास आ पाएगा? या क्या लेफ्ट फ्रंट वाला जो मतदाता है उसने आपके वोट को ट्रांसफर कैसे कर पाएगा? क्योंकि आपका तो ध्रुव विरोध रहा है ना, आप दोनों कांग्रेस का और लेफ्ट का। तो ये तमाम चीजें जिसके बावजूद दोनों साथ आए, जब उनके नेताओं की बातचीत हुई, उनसे पूछा गया, जो पुराने माननीय सरकार से ये बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा देखिए हमारा उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शासन कर रही है पूरे देश में और राज्यों में, उसको हटाना जरूरी था, इसलिए जो है हम साथ आए और जहां जहां हमारा जो है प्रभाव है उस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जनता ने नकार दिया, या ये कहें कि जो ये जो, और यहाँ टीएमसी भी आ गई थी। देखिए तो ये भी हमें देखना होगा कितनी पार्टियां हैं और कितनी मजबूती से लड़ रही हैं। टीएमसी ने काफी बंगाली, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है कि आपका मेरे ख्याल से 70-75% जो यहाँ की आबादी है वो बंगाली स्पीकिंग आबादी है यहाँ। तो वो टीएमसी ने उसको प्रभावित करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए उन्होंने भी काफी कैंपेन किया यहाँ पे। तो उसका ठीक है, फायदा भी टीएमसी को BJP लेकर, होता कांग्रेस को दिखाई लेकर हमने यहाँ पर बात की। टीएमसी ने तो पैठ बनाने की कोशिश बंगाल से दिल्ली में भी की थी, लेकिन कह सकते हैं कि दाल यहाँ पर नहीं गली उसकी। फिलहाल हम सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी अटीजा का, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई हैं। और अटीजा, अगर हम यहाँ पर बात करें शिलोंग को लेकर, तो वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है? Yes, in Shillong, currently it's showing NDPP, the BJP-led government is currently leading, and NDPP is leading in 26 seats. NPP is leading in 26 seats, and TMC also doing. Hello. TMC is leading in 12 seats, and BJP in 8 seats. So this time the NPP and BJP are contesting solo. So as far as the Meghalaya is concerned, looks like there will be a Han assembly. Yes. Atija, positive result for BJP is showing that BJP in a strong position in Northeast. What do you say? Yes, this time BJP are doing quite well in Northeast. As we have seen a star campaigner from PM Modi to Home Minister Amit Shah and the NDA convener Himanta Biswa Sarma, and we have seen many star campaigners in the state during the campaign. So BJP are doing good well. बीजेपी अच्छा वर्क कर रही है। और जैसे कि सर्वेश जी, अभी हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक नाम हम भूल गए थे, वो था हेमंत विश्व शर्मा का। तो वो नाम को लेकर अगर यहाँ पर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में उनकी अच्छी पकड़ भी है और काफी मेहनत भी करते हुए इस बार वो नजर आए। देखिए, जैसे कि पंत सर ने भी बोला था कि जो ये सीमा विवाद है असम मेघालय में, फिर उनको एनडीए का कन्वेनर बना गया और मेघालय का वो स्टेट मतलब ये भी नियुक्त किया गया उनको। तो ये देखिए, आपस में भारत के ही राज्यों में अगर सीमा विवाद के कारण अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ये लॉस किसका है? भारत के ही लोगों का है। तो ये अगर चीजें सुलझाई जाए और हेमंता विश्व शर्मा की आप पहचान देख लीजिए, और अगर उनका जैसे कहते हैं कि मोदी जी एक चेहरा है पूरे भारतवर्ष के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हेमंता विश्व शर्मा असम से आते हैं, लेकिन उनका एक अलग पहचान है वहां पे और जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हेमंता विश्व शर्मा पहला जो बीजेपी का मतलब सरकार था उसमें वो डिप्टी सीएम कह लीजिए या दूसरे थे, अभी इनको सीएम का पद दिया गया, तो उनका कद जो है बढ़ाया गया वहां पे आसाम में। तो एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहेंगे, एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे सर्वेश जी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बढ़त, त्रिपुरा में रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। मेघालय में एनपीपी को स्पष्ट बहुमत, और मेघालय के रुझानों में बीजेपी की सीटें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। नागालैंड में रुझानों में बीजेपी स्पष्ट तौर से आगे दिख रही है। मेघालय के रुझानों में बीजेपी की सीटें बढ़ी हुई दिख रही हैं। त्रिपुरा में भी बीजेपी आगे
चल रही है। तो इस वक्त पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में बहुमत के रुझान बीजेपी के लिए दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक के जो रुझान है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इससे पहले पीयूष जी, आप टीएमसी को लेकर बात कर रहे थे, तो टीएमसी बंगाल से दिल्ली की ओर कई बार पैठ बनाने की कोशिश वो कर चुकी है, लेकिन इस बार पूर्वोत्तर में पैठ बनाने की कोशिश में कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत कामयाब हुई है। क्या कुछ लगता है आपको किस फैक्टर को वो आकर्षित करने की कोशिश कर रही है? देखिए, टीएमसी खासकर देखिए जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो कोशिश करती हैं, चाहे वो टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, ऐसे राज्यों में पहले जो है कि अपना कैंपेनिंग करें या अपना पैठ बनाएं जो छोटे हैं, जहां कम सीटें हैं, उनको मैनेज करना, उसके आधार पे आप जो है सरकार बनाने में सफल हो सकते हैं। अगर आपने अच्छा कैंपेनिंग किया या आपने अच्छा कार्य किया ग्रास रूट लेवल तक, तो आप जो है एक इस तरह का आंकड़ा छू सकते हैं। तो इसलिए कोशिश होती है, लेकिन इसीलिए जो है टीएमसी देखिए, और टीएमसी का क्या, ये टीएमसी का जो है कि जो जैसे अब भाषाई जो है लोग हैं, वो खासकर जो बंगाली लोग हैं, इसीलिए देखिए आप बॉर्डर एरियाज में खासकर जो बांग्लादेश से जुड़े स्टेट्स हैं, वहाँ पे बंगाली स्पीकिंग वहाँ के लोग हैं, यहाँ से आए हैं जो लोग आए हैं, प्लस जो बंगाली आबादी है, जैसे त्रिपुरा में जो है बंगाली आबादी बहुत है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो बंगाली भाषा बोलती है वो लगभग 70% है। तो इसीलिए वहाँ पे भी जो है टीएमसी जो है कोशिश कर रही है, और उसको लगता है कि जो एक एंटी बीजेपी जो है ये भी कोशिश कर रही है, एंटी बीजेपी वोट को जो है वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए वो जो है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी जो है रीजनल पार्टियां काफी स्ट्रांग है, जैसे हमने बंगाल में देखा कि टीएमसी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी जो है टीएमसी जो है, ममता बनर्जी, एक जो आइडेंटिटी जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो हमारे देश में बहुत प्रभावी होती है। हमारे देश में क्या, पूरे हमने देखा कि और दुनिया के दूसरे देशों में भी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा जातियाँ नहीं होती, बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं होती, तो उतना नहीं दिखाई देता। लेकिन हमारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम किसी जाति विशेष के भाषा के आधार पर किसी विशेष से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और उनको एम्पावर करने की बात करते हुए हम सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। वही कोशिश जो है कि टीएमसी जो कर रही है, अपने बंगाली जो भाषी जो लोग हैं उनके वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। और इस बार देखिए जो है कि त्रिपुरा में तो उतनी सफलता उनको मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पिछली बार भी वो लड़े थे चुनाव, वहां तब भी सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि कांग्रेस के वोट बैंक को, जो क्योंकि वो लेफ्ट के वोट बैंक को तोड़ नहीं पाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को अपने पक्ष में कर लिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके क्या नाम, यहाँ पे जो है कि वो मेघालय में वो ये सफल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कैंपेनिंग भी बहुत की। ममता बनर्जी भी आई, उनके भतीजे अभिषेक भी आए, यहाँ उन्होंने काफी कैंपेनिंग करी। हाँ, और यहीं पे देखिए कांग्रेस ने, देखिए आपको याद होगा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी जब गए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था टीएमसी इज द बी टीम ऑफ बीजेपी, ये लोगों से कहा था। इसलिए आप लोग जो है आगाह रहिए इस बारे में। तो इसलिए क्योंकि टीएमसी काफी शिद्दत के साथ वहां पे चुनाव लड़ रही थी इस बार, और उसकी थोड़ी बहुत सफलता अभी के आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं बढ़त के, जो है जो जितनी सीटें उनको मिल रही है इसमें आगे दिखाई दे रहे हैं, तो वो फल बिल्कुल टीएमसी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही थी इस बार, लेकिन बीजेपी पानी फेरती हुई नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी खास मेहमानों का भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और सर्वेश पाठक जी लगातार हमारे साथ